चलिए आइए हम लोग शुरू करें इसको। और सभी लोग जुड़ जाइए। तो हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? अब तैयारी अपने अंतिम रूप में होगी। एक पखवाड़ा और बचा है। अनिश जी नमस्कार, चंद्रेश जी नमस्कार। तो हम लोग जो पहला प्रश्न है कि तुजुके बाबरी का बाबर के काल में किसने फारसी अनुवाद किया था? गिने चुने तो शासक हैं जो अपनी जीवनी या अपनी आत्मकथा लिखते हैं, तो उसी में से एक बाबर भी हैं। और इन्होंने तुर्की में तुझके बाबरी लिखा और इसका फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। फारसी में उस समय भी अनुवाद किया गया, बाद में भी फारसी में इसका अनुवाद होता रहा। तो उस समय बाबर के ही समय इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तुझके बाबरी तुर्की से फारसी में इसका अनुवाद बाबर के ही समय किसने किया था? सभी को नमस्कार। पहला का सी अब्दुल रहीम खान खाना। अच्छे चल रही है। तो ये जो अब्दुल रहीम खान खाना है, ये अकबर के काल में इसका फारसी अनुवाद करते हैं। अकबर के काल में इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। पायंदा खां हुमायूं के काल में इसका फारसी अनुवाद इन्होंने किया था। जैतुद्दीन ख्वाजा ने बाबर के ही काल में इसका फारसी अनुवाद किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है। इस तुर्बती ने शाहजहां के काल में इसका फारसी अनुवाद किया था। ठीक, तो ये जो तुझके बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद भी अनेक लोगों ने किया, लेकिन मिस बेवरिज द्वारा जो अनुवाद किया गया है, अंग्रेजी अनुवाद जो कि मूल तुर्की से किया गया है, यह सबसे अच्छा अंग्रेजी अनुवाद माना जाता है। ठीक, तो इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर आपका जैतुद्दीन ख्वाजा है। आगे चलें। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। अकबर का पहला विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। नमस्कार सुनील जी। अकबर का पहला विवाह हिंदाल की पुत्री, हिंदाल जो हैं वो हुमायूं के भाई हैं, यानी इनके चाचा हैं, तो उनकी पुत्री से हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। जीजी अनगा ने अकबर को दूध पिलाया था। अकबर को जीजी अनगा ने दूध पिलाया था। अकबर के पालन पोषण में बाबर की बहन गुलबदन बेगम का महत्वपूर्ण योगदान था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजा बिरसाल के महल में, अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर का दूधमुहा भाई अब्दुल रहीम खान खाना था। तो आपके जो है 5 कथन हैं, और इन 5 कथनों में से कौन असत्य है, कौन कौन कथन या कौन असत्य है, तो इसको जो है हम लोग बताएं। अकबर का जो है विवाह, अनेक विवाह इनके हुए, विभिन्न राजपूत रानियाँ भी इनकी हैं, हरखा बेगम भी हैं, मरियम उजमानी के नाम से जानी गई, वो आपकी बिहारी मल या बहारमल की पुत्री हैं।
उन्हीं से जहांगीर उत्पन्न हुए थे। लेकिन ये जो है पहला विवाह उनका, ये कथन बिल्कुल सही है, हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से उनका पहला विवाह हुआ था, तो ये तो कथन सही है। जीजी अनगा ने अकबर को दूध पिलाया था। दरअसल महामनगा जो इनकी धाय माँ है, महामनगा अकबर की जो धाय माँ है, इन्हीं को सुपुर्द करके हुमायूं ईरान चला गया था। तो महामनगा की पुत्री जो है वो जीजी अनगा है। महामनगा की पुत्री जीजी अनगा है और महामनगा के जो पुत्र हैं उसमें पीर मोहम्मद और आदम खां, ये दो इनके चर्चित पुत्र भी हैं, आदम खां और पीर मोहम्मद। तो ये जो है यही जीजी अनगा ने इन्हें दूध पिलाया था, ये भी कथन सही है। अकबर के पालन पोषण में बाबर की बहन गुलबदन बेगम, ये जो गुलबदन बेगम है ये बाबर की बहन नहीं बल्कि बाबर की पुत्री हैं। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री हैं और हिंदाल की बहन है। हिंदाल जो अकबर बाबर का एक पुत्र है, तो हिंदाल की सगी बहन है ये गुलबदन बेगम। तो ये बहन नहीं है बल्कि बाबर की क्या है, पुत्री है। ठीक, तो ये कथन आपका गलत है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है और इसमें उन्होंने हुमायूं के विषय में, बाबर के विषय में बहुत कुछ बताया है। अकबर का जन्म यही बताती हैं कि बाबर को जहर देने का प्रयास किया गया, यही बताती हैं कि हुमायूं बीमार पड़ा था तो बाबर ने अपना जीवन देकर हुमायूं का जीवन बचाया था। ऐसी बातें गुलबदन बेगम ने ही बताया है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजा विरसाल के महल में हुआ था, बिल्कुल सही है। अकबर का दूधमुहा भाई अतक खां, जैसे धाय माँ महामनगा हैं वैसे ही धाय पिता अकबर के अतक खां हैं। ये धाय माँ अगर महामनगा हैं तो वैसे ही धाय पिता अकबर के अतका खां माने जाते हैं। अतका खां का पुत्र था अजीज कोका। अजीज कोका, अतका खां का जो पुत्र था अजीत कोका, वह दूधमुहा भाई था, न कि अब्दुल रहीम खान खाना। तो अजीज कोका उसके अकबर के दूधमुहा भाई हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ये किसके पुत्र हैं, बैरम खां के पुत्र हैं। ये बैरम खां के पुत्र हैं। इसे भी अकबर अपने पुत्र के, इसे अब्दुल रहीम खान खाना को बैरम अकबर अपने पुत्र की तरह पालता है। ठीक, तो ये कथन भी गलत है, यानी कथन गलत आपके 3 और 5। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब क्लियर दिख रहा है? अब क्लियर दिख रहा है? सरता जी ठीक है, सब पढ़ाई लिखाई चल रही है? अब क्लियर दिख रहा है ना? समीर जी नमस्कार, पढ़ाई चल रही है ढंग से? कहाँ हैं आप लोग, घर पे ही हैं कि इलाहाबाद आ गए हैं? तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं? तो ये क्लियर नहीं दिखा था तो इसको आइए रिपीट कर देते हैं। अकबर का पहला विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। अकबर का पहला विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। और जीजी अनगा जो हैं ये अकबर की धाय माँ महामनगा मानी जाती हैं। इन्हीं को सुपुर्द करके हुमायूं चला गया था। इन्हीं की पुत्री जीजी अनगा हैं और ये आदम खां और पीर मोहम्मद इनके पुत्र हैं। और इनके पति जो हैं वो अतका खां। तो यहाँ जीजी अनगा ने ही इसे दूध पिलाया था अकबर को, ये भी कथन सही है। अकबर के पालन पोषण में बाबर की बहन गुलबदन बेगम का महत्वपूर्ण योगदान था। दरअसल गुलबदन बेगम बाबर की बहन नहीं है बल्कि हुमायूं की बहन है, बाबर की पुत्री है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री है और इसी ने हुमायूंनामा लिखा है जिसमें हुमायूं और बाबर के विषय में अनेक बातें वो बताती हैं। वही बताती है कि बाबर को जहर देने का प्रयास किया गया था
और वही बताती हैं कि हुमायूं बीमार पड़ा था एक बार, तो बाबर ने प्रार्थना किया कि उसके जीवन के बदले मेरा जीवन ले लिया जाए, और उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। यह बात भी गुलबदन बेगम ने ही बताया है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा विरसाल के महल में हुआ था। ये कथन बिल्कुल सही है। अकबर का दूधमुहा भाई अब्दुल रहीम खान खाना था। दरअसल अकबर का दूधमुहा भाई अतक खां का पुत्र, अतक खां जो धाय पिता माने जाते हैं अकबर के, उनका पुत्र अजीज कोका था, वो इनका दूधमुहा भाई था। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र हैं, और इन्हें अकबर अपने पुत्र की तरह पालता पोसता है। ठीक, तो कथन जो गलत है वो आपके 3 और 5 है। ठीक, आगे चलें। किसने कहा पानीपत के द्वितीय युद्ध में, किसने कहा पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी और अच्छा इलाहाबाद में है आप लोग, और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। दरअसल हेमू जो आदिल शाह का सेनापति था, रेवाड़ी की बाज़ार में पहले नमक बेचा करता था, बाद में आदिल शाह की सेवा में आया था। तो आदिल शाह सैन्य उसकी क्षमता को देखकर उन्होंने अपना सेनापति बनाया, और माना जाता है कि उसने 24 युद्ध किया था अपने जीवन काल में, और जिसमें से 22 में उसे विजय मिली थी। तो एक विख्यात सेनापति के रूप में वो जाना जाता था। उसी से अकबर का जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ वो अकबर और आदिल शाह के बीच हुआ। तो आदिल शाह की जगह सेनापति वही था हेमू। हेमू ने क्या किया कि अपना तोपखाना पहले भेज दिया, उस पर मुगलों ने अधिकार कर लिया, लेकिन तोपखाना का प्रयोग वो नहीं कर पाया। इससे क्या हुआ लेकिन फिर भी वह बड़ी वीरता से लड़ रहा था, और मुगलों को लग रहा था कि मुगल जीत नहीं पाएंगे। तभी हाथी पे वो सवार था और उसके आंख में एक तीर लग गया। जब आंख में तीर लगा तो गिर गया, तो सेना जो है उसकी सेना पीछे हटने लगी। तो वही एक दैवीय संयोग, उस युद्ध में अकबर हार रहे थे, लेकिन उस एक घटना ने इन्हें विजय दिलाई। यह बात आरपी त्रिपाठी कहते हैं। आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि अकबर अपने युग का पिता और पुत्र दोनों है। आरपी त्रिपाठी अकबर की प्रशंसा भी करते हैं। आगे चल के वो बताते हैं कि वह इस युग का पिता और पुत्र, पिता भी है पुत्र भी है। आगे चलें। पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो है वो आपके आरिफ कंधारी हैं। आरिफ कंधारी तारीख़ अकबरी के लेखक हैं, और आरिफ कंधारी इसके गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। खोंदमीर ने कानून हुमायूं नामक पुस्तक लिखी। मिर्जा हैदर दौलत यह कश्मीर का शासक था, बाबर का चचेरा भाई था, कश्मीर का शासक था और बाबर का चचेरा भाई भी था। और इसने तारीख़ रशीदी नामक पुस्तक लिखी थी। तारीख़ रशीदी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक, आगे चलें। निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। अकबर के समय में जीते गए प्रांत हैं, और उन प्रांतों को जीता किसने, उन प्रांतों को जीतने के लिए अकबर ने किसे भेजा था, तो इनको सुम्मिलित कर दीजिए। 4A बिल्कुल सही आंसर 4A आप लोगों ने दिया है। ठीक, वैसे ही 5 का आंसर दे दीजिए जल्दी। फाइव का आंसर जल्दी आ जाए।
5 का ए, 5 का ए, 5 का डी। चलिए पहले ए को देख लिया जाए। ए, पहला ए, दूसरा बी, दूसरा, पहला ए बी दूसरा, सॉरी बी दूसरा। तो ये जो है आपका ये ऑप्शन गलत लग रहा है, डी आंसर। A4 ये भी गलत है। ये जो है मालवा का अभियान जो किया था वो आदम खां ने किया था। तो मालवा 2, A2, गोंडवाना आशफ खां ने किया था, B2, B1, सिंध अब्दुर्रहीम खान खाना 4, उड़ीसा मान सिंह 3। ठीक, तो न तो ए न तो डी, अब है कौन आप देख लें, 2, 1, 3, 4, ये बी आंसर। ठीक, यही है ना, 2, 1, 4, 3 सी आंसर। मालवा विजय 1561, गोंडवाना इधर लिखा 1561, गोंडवाना 1564, सिंध 1591, उड़ीसा 1592, है ना। ठीक, काबुल पर भी उसने विजय किया था। काबुल अभियान में भी उसने मानसिंह को भेजा था। काबुल की भी विजय मानसिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, और एक युद्ध जो हुआ था जिसमें बीरबल मारे गए थे, उस युद्ध का भी ध्यान रखिएगा। उस उपजाइयों के विरुद्ध जो उत्तर पश्चिम प्रांत की जनजातियां थीं, तो उसके विरुद्ध अकबर ने एक अभियान भेजा था, उसमें बीरबल भी थे। तो बीरबल उसी में मारे गए। बाद में फिर टोडरमल को भेजा गया तो उस अभियान के लिए। तो उस उपजाइयों के अभियान को के दमन के संदर्भ में बीरबल मारे गए थे। गुजरात पर जब आक्रमण हुआ तब वहाँ का शासक कौन था? गुजरात का आक्रमण अकबर का बड़ा ही महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है और 1572 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था, स्वयं आक्रमण किया था। और इसी समय उसने समुद्र को देखा था पहली बार। और इस आक्रमण गुजरात की विजय के पश्चात वहाँ मुजफ्फर खां तृतीय शासक था और एहतियात वहाँ का मंत्री था और इसका संरक्षक भी था। उसी ने अकबर को, बाद में दोनों में वैमनस्य हो गया तो अकबर को उसने 6B मुजफ्फर खां तृतीय, बिल्कुल सही आंसर। तो उसने अकबर को आमंत्रित किया था गुजरात पर। अकबर को एक बहाना मिल गया, हालांकि गुजरात में जो अकबर के विद्रोही थे गुजरात इनको शरण दिए हुए था। और जितने मिर्जा थे जो मुगल वंश के थे, अकबर या बाबर के वंश के जो लोग थे, मिर्जा उपाधि पहले बाबर की भी थी, लेकिन 1507 में उसने अपनी उपाधि बादशाह की रख ली। तो बादशाह की उपाधि रखने का मतलब ये था कि ये किसी की अधीनता नहीं मानते हैं, मुगल बादशाह खलीफाओं की अधीनता नहीं मानते हैं। तो इसने जब गुजरात पे आक्रमण किया तो गुजरात पे आक्रमण करके वहाँ का जो प्रांतपति था अजीज कोका को बनाकर चला आया। लेकिन फतेहपुर सिकरी ज्यों ही आया त्यों ही यहाँ विद्रोह हो गया गुजरात में। अजीज कोका ने अकबर से सहायता मांगी। फतेहपुर सिकरी से अहमदनगर की दूरी जो है, अहमदाबाद की 450 मील की दूरी अकबर ने सिर्फ 9 दिन में पूरी की थी। 9 दिन में यह अकबर स्वयं गुजरात पहुंच गया। तो यह जो गुजरात पहुंचने का यह जो अभियान माना जाता है, यह सबसे द्रुतगामी अभियान माना जाता है। इस 400 मील की दूरी को उसने 9 दिन में पूरा किया था, फतेहपुर सिकरी से अहमदाबाद तक की। ठीक, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण
6 आंसर बिल्कुल सही था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में हुआ है? कहाँ के विजय किया था तो इस दरवाजा का निर्माण करवाया था विजय स्मारक के रूप में। 7C बिल्कुल सही आंसर। गुजरात विजय के पश्चात इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक। अकबर ने सबसे पहले किसे भ्रमणशील दूत के रूप में दक्कन की परिस्थितियों का पता लगाने हेतु भेजा था? दक्कन की परिस्थितियों पर भी उसकी नज़र थी। 1575 में ही वह एक व्यक्ति को भ्रमणशील दूत के रूप में दक्कन की राजनीतिक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए भेजा था। तो इनमें से कौन है जो? ऋतु सरोज जी, सी आंसर। सी किसका था? अच्छा, C7 का था सर, है ना? बिल्कुल सही आंसर था C8। दक्कन की राजनीतिक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए अकबर ने जिसे सबसे पहले भेजा था, हालांकि वह औपचारिक उसका दूत नहीं था, किसी दरबार में नहीं गया था, ऐसे घूमते फिरते वो अनौपचारिक रूप से भ्रमण करने के लिए भेजा था, पता लगाने के लिए भेजा था। बी बिल्कुल सही आंसर। मीर हुसैन रिजवी, मीर हुसैन रिजवी को उसने सबसे पहले भेजा था। बिल्कुल सही आंसर। 8B फैजी को उसने जो भेजा था वो खान देश में भेजा था। बाद में उसने 1601 में अपने दूतों को वो वहाँ के चारों प्रांतों, दक्षिण के चारों प्रांतों, दक्कन के चारों प्रांतों में भेजता है अलग अलग, जिसमें फैजी को खानदेश भेजता है, अमीनुद्दीन को अहमदनगर भेजता है, मसूदी को बीजापुर भेजता है और मुल्ला मसूद को भेजता है गोलकुंडा। ठीक। इन्हें बीजापुर भेजा था। इनको अलग से भी पूछा जाएगा तो आप अहमदनगर। ठीक। और ये आपके खानदेश ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अहमदनगर ने अधीनता नहीं स्वीकार की थी, लेकिन यहाँ आक्रमण किया गया 1605 में और अहमदनगर किले को जीता गया। ठीक। असीरगढ़ किले की विजय की गई और 1601 में जो असीरगढ़ हालांकि खानदेश में है, खानदेश ने बाद में बगावत कर दिया था, तो यहाँ असीरगढ़ किला अकबर की अंतिम विजय थी। ठीक। 9 लेनपुल ने किसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? लेनपुल ने किसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? लेनपुल मानते हैं, टाड भी इन्हें वास्तविक संस्थापक मानते हैं। टाड ने राजपूताना का इतिहास लिखा है। तो ये सब लोग अकबर को वास्तविक शासक मानते हैं। वास्तविक शासक मानने के पीछे ये है कि बाबर के बाद हुमायूं शासक बना। हुमायूं के काल में भारत एक तरह से उसके हाथ से निकल गया, निर्वासित हो गया, पुनः उसने जीता, लेकिन दोबारा अकबर को पुनः अपना साम्राज्य विजित करना पड़ा था, इसलिए इसे, और तब से यह अस्थायी रूप से बना रहा, इसलिए वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। अकबर को अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? 9D अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो जिनचंद सूरी जगत गुरु युग प्रधान, हाँ ठीक, ये दोनों अकबर के दरबार में आए हुए हैं। ठीक। विजय सेन शुरू भी अकबर के दरबार में आए थे। असीरगढ़ के समय जब वह था या उसका जब देहांत हुआ तब भी वो उनके साथ थे।
अकबर ने 27 जून 1579 को फतेहपुर की जामा मस्जिद में जो खुतबा पढ़ा था उसकी रचना किसने की थी? उस खुतबा को लिखा किसने था? जून 1579 में अकबर ने खुतबा पढ़ा था और सितंबर 1579 में महजर जारी किया था। तो यह जो खुतबा पढ़ा था, इस खुतबे को लिखा किसने था? बी शेख मुबारक ने। 11 का बी आंसर शेख मुबारक। तो इस प्रश्न का आंसर ए है, फैजी ने खुतबा लिखा और यह कविता के रूप में लिखा और इन्होंने महजर लिखा। महजर की रचना शेख मुबारक ने की थी, जो सितंबर 1579 में जिसे अकबर ने पढ़ा था। इस महजर का उद्देश्य क्या था? इस महजर का मतलब ये था कि अगर किसी विषय पर विभिन्न उलेमाओं के बीच मतभेद है तो अकबर उस पर अंतिम निर्णय देगा और वह अंतिम निर्णय ऐसा होना चाहिए जो कुरान के विपरीत न हो, कुरान के अनुसार ही हो, तो वह अंतिम निर्णय होगा, उस पर कोई वाद विवाद नहीं होगा। तो यही इस महजर का मतलब था। इसे महजर को अमोघ अस्त्र भी स्मिथ द्वारा कहा गया है कि ये अमोघ अस्त्र था। ठीक। दीन इलाही का मुख्य पुरोहित कौन था? दीन इलाही 1582 में जो अकबर ने दीन इलाही चलाया था, तो इस दीन इलाही का मुख्य पुरोहित कौन है? दीन इलाही का मुख्य पुरोहित, दीन इलाही 1582 में अकबर ने चलाया। तो इस दीन इलाही का तौहीद इलाही और दीन इलाही इसे बोला जाता है। तौहीद इलाही अबुल फजल कहते हैं, बदायूनी इसे तौहीद इलाही दीन इलाही दोनों कहते हैं, वो इसे धर्म मानते हैं। तो इसका मकसद जो था, रविवार के दिन कोई भी इसकी शिष्टता ले सकता था। 12-12 लोगों का ग्रुप एक साथ सम्राट के पास भेजा जाता था, वह इन्हें दीक्षित करता था। 12C बिल्कुल सही आंसर, 12C अबुल फजल। तो अबुल फजल इसके नियमों की व्याख्या करते हैं, तो इसीलिए उन्हें पुरोहित माना जाता है। और ये जो है सत्ताजीत सी आंसर बिल्कुल सही। तो वो रविवार के दिन व्यक्ति लोग जाते थे और अकबर के चरणों में अपनी पगड़ी उतार के रख देते थे और जीवन, सम्मान, धर्म, संपत्ति 4 चीज़ें त्यागनी होती थी। इसमें कितनी चीज़ें त्यागनी है? जीवन, सम्मान, संपत्ति और धर्म। संपत्ति और धर्म, ये 4 चीज़ें, जो आवश्यक नहीं कि चारों आप त्यागें, जो जैसे त्यागता था, अगर चारों जो त्याग दिया, अकबर के को त्याग दिया, अकबर को अर्पित कर दिया, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो इन चारों का त्याग किया जाता था और अकबर एक शिस्त प्रदान करता था, अपना चित्र प्रदान करता था और एक टोपी प्रदान करता था। अल्लाहो अकबर और जलल्ले जलाले अभिवादन का प्रतीक था और इसकी जो शिष्टता धारण करता था उसे जो है क्या करना होता था? उसे अपने जीवन काल में ही अपना मृत्यु भोज देना होता था। अन्य चीज़ें भी साथ में थीं कि वो कम उम्र की लड़की से विवाह न करे, अधिक उम्र की औरत से विवाह न करे, साथ ही वह प्रयास करे कि वह मांसाहार का प्रयोग न करे। तो इस तरह के कुछ नैतिक नियम भी थे। तो कुल मिला के अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था इसे लागू करने का, वो ये था कि जो विभिन्न धर्म के आधार पे विद्रोह आदि होते हैं वो ना हो और राज्य के लिए एकता, क्योंकि इसमें जो भी बातें थी वो सब नैतिक बातें थी। तो नैतिकता के माध्यम से वह लोगों को जोड़ना चाहता था।
तो इसके मुख्य पुरोहित ये हैं। और इसी में आपको जो मजहर की बात की गई थी, महजर की जो बात की गई थी, तो इसमें 7 पुरोहितों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, 7 उलेमाओं ने हस्ताक्षर किया था। और 7 उलेमाओं में शेख मुबारक तो लिखे ही हैं, शेख मुबारक हैं, साथ में अब्दुल नबी भी हैं, सुल्तानपुरी भी हैं। अब्दुल नबी वही है जो उसका सदर था अकबर का, और एक बार बहुत सम्मान करता था दोनों का, सुल्तानपुरी का भी अब्दुल नबी का भी। एक बार अकबर ने उनके जूते को उनके पैर में पहनाया था, लेकिन एक बार वह ये जो लाल रंग का, भगवा रंग का एक बार गमछा धारण करके उपस्थित हुआ था, तो इस पे अब्दुल नबी ने अकबर को बहुत डांटा था कि ये कौन सा रंग धारण किए हो। तभी से अब्दुल नबी से उसकी विरक्ति हो गई। बाद में वो भ्रष्टाचार में भी शामिल थे, कैद कर लिए गए और वहीं जनता ने उसे कैद खाने में मार दिया था। ठीक, तो वहाँ 7 पुरोहित, और इस 7 उलेमाओं में जो है अबुल फजल और फैजी दोनों नहीं हैं। अबुल फजल और फैजी इस 7 में नहीं है, तो इस बात का भी उस माजर में ध्यान रखिएगा। अकबर ने शैतानपुरी किसके लिए बसाया था? फतेहपुर सीकरी के बगल में शैतानपुरी नामक एक आवास बनाया गया था, उसे शैतानपुरी, उस क्षेत्र को शैतानपुरी बोला जाता था। वहाँ किसको बसाया गया था? 13 का कौन सा आंसर है? किसने बसाया? कोई आंसर आया? 13C वेश्याओं के लिए बिल्कुल सही आंसर, वेश्याओं के लिए। तो अकबर जो है नगरीय क्षेत्र में वेश्याओं को नहीं रहने देना चाहता है, वो नगर के बाहर उन्हें बसाता है। अकबर ने पुनर्विवाह की भी, विधवा पुनर्विवाह की भी अनुमति दी थी। साथ में कोई अगर वेश्याओं से विवाह करना चाहता है तो राज्य से अनुमति लेकर वेश्याओं से विवाह कर सकता है। किसने कहा था कि कांग्रेस प्रतिनिधि सरकार की मांग कर सूर्य के रथ पर चढ़ना चाहती है? किसने कहा था कांग्रेस प्रतिनिधि सरकार की मांग कर सूर्य के रथ पर चढ़ना चाहती है? यह कथन किसका है कि कांग्रेस प्रतिनिधि सरकार की मांग कर रही थी कि जनता द्वारा चुने गए लोगों द्वारा से बनी विधायिकाओं द्वारा शासन किया जाए, तो वह इस मांग को सूर्य के रथ पर चढ़ने जैसा कहते हैं, असंभव काम बताते हैं। ठीक, तो कौन सा आंसर है? आंसर आपका इसमें, ये आंसर इसका नहीं लगा है, सूर्य के रथ पर चढ़ना। और इसी में आगे कहते हैं कि वो आसमान में एक ऊंची छलांग लगाना चाहती है। आसमान में एक ऊंची छलांग लगाना चाहती है, छलांग लगाना चाहती है। तो ये दोनों कथन एक साथ है या अलग अलग है? ये लॉर्ड डफरिन ने कहा है, लॉर्ड डफरिन ने ये दोनों बातें कही हैं। साथ में वो भी कहता है कि कांग्रेस जो है एक अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। वह भारत के प्रतिनिधित्व का जो दावा करती है भारतीय लोगों का, ऐसा नहीं है, वो एक बहुत ही छोटी संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसा बात भी डफरिन ही कहते हैं। कर्जन कहते हैं कि भारत में रहते हुए मेरी आशा है, कांग्रेस जो लड़खड़ा रही है भारत में रहते हुए मैं इसे नष्ट करना चाहता हूँ, इसे समाप्त करना चाहता हूँ, ऐसी बात कर्जन ने कही है। ठीक, तो डफरिन का ये मत है।
और 1888 की ये बात है। और 1888 ऐसा वर्ष है जब सरकार कांग्रेस के विरोध में आके खड़ी हो जाती है। अभी तक 85 से वो कांग्रेस के विरोध में नहीं है। कांग्रेस के अधिवेशनों में विभिन्न सरकारी अधिकारी जाते थे, सरकारी अधिकारी कांग्रेस के लिए चंदा भी एकत्रित करते थे। तो ये सारा कार्य 88 तक, 87 तक ही हुआ। 88 में आकर सरकार जो है कांग्रेस के विरोध में हो गई। अब इसका कारण क्या था, अगले किसी प्रश्न में मिलेगा। कांग्रेस को पहली बार किस अधिवेशन के माध्यम जनगण के पास ले जाने का प्रयास किया गया था? यानी जनता के पास ले जाने का प्रयास सबसे पहले किस अधिवेशन के माध्यम से किया गया था? कांग्रेस को किस अधिवेशन के माध्यम से सबसे पहली बार जनता के पास ले जाने का प्रयास किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर 15वें का 15 नंबर का उत्तर पंद्रह का आंसर आ जाओ जल्दी। जनता के पास ले जाने का मतलब है 15C मद्रास अधिवेशन। अरे ये जो है, आप जो है इसको 1887 करिएगा, इसको 1888, ठीक। तो मद्रास अधिवेशन बिल्कुल सही आंसर है। कांग्रेस के इसी मद्रास अधिवेशन 1887 का जो उसका मद्रास अधिवेशन हुआ, इसी समय भी राघवाचारी ने एक पत्र प्रकाशित किया था, एक पुस्तिका प्रकाशित करवाई थी। 30,000 प्रतियाँ उसकी तेलुगु में छपवाई गई थी और 20,000 प्रतियाँ उर्दू में छपवाई गई थी। तेलुगु वाली प्रति तेलुगु क्षेत्र में वितरित करने के लिए निःशुल्क वितरित किया गया और उर्दू प्रति को उत्तर पश्चिम प्रांत यानी संयुक्त प्रांत में वितरित किया गया। इसमें प्रतिनिधि सरकार की मांग की गई थी, उसकी प्रतिनिधि सरकार की विशेषताओं, उसके लाभों को बताया गया था। साथ में सरकारी अधिकारियों की आलोचना की गई थी। इस बात से सरकारी अधिकारी खफा हो गए। सरकारी अधिकारी इस बात को लेकर खफा हो गए और अब वो कांग्रेस का विरोध करने के मूड में आ गए। कांग्रेस का विरोध करने के मूड में आ गए। इसी प्रति में लोगों से ये कहा गया था कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लें। कांग्रेस अधिवेशन में जो भाग लेने की बात थी, 1885 वाले अधिवेशन में तो ह्यूम ने सबको आमंत्रित किया था, लेकिन 86-87 के जो अधिवेशन हैं वहाँ जो ये प्रतिनिधि आए हैं वो चुन के आ रहे हैं। चुन के कैसे आएंगे? अगर कोई संगठन है, कहीं कोई संगठन अगर है तो वह संगठन अपना प्रतिनिधि भेज सकता था। जहाँ कोई संगठन नहीं है वहाँ अगर शिक्षक हैं, वकील हैं, तो वो लोग अपनी एक बैठक करके अपने में से किसी प्रतिनिधि को चुनकर कांग्रेस अधिवेशन के लिए भेजते थे। तो यहाँ जनता को क्या कहा गया था कि अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें। 607 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 607 प्रतिनिधि इसमें है। इसमें 72 प्रतिनिधि हैं, इसमें आपके 434 प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रकार इसमें आपके 1248 प्रतिनिधि। लगातार ये संख्या बढ़ रही है, आप देख रहे हैं ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसी अधिवेशन की खासियत है कि इसी अधिवेशन में कौन है? इसी अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे हैं। पहला कोई मुस्लिम इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा है। तो मुस्लिमों का एक वर्ग जो सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में है, अलीगढ़ आंदोलन जिसे कहा जाता है, तो वह कांग्रेस के खिलाफ है शुरू से ही। ठीक, आगे चलें। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल 72 प्रतिनिधियों में से सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ के थे? 72 प्रतिनिधि कुल, हालांकि इस अधिवेशन में 100 लोग शामिल हुए थे,
लेकिन गैर सरकारी 72 थे, इसीलिए उन्हें प्रतिनिधि बोला गया। अन्य सरकारी सदस्य भी थे, जैसे रनाडे न्यायाधीश थे, शामिल थे, लेकिन वो प्रतिनिधि में नहीं है। 85 का यह अधिवेशन जो बम्बई में हुआ, पहले यह पूना में होना था, वहाँ हैजा फैल जाने के कारण इसे बम्बई में किया गया। ह्यूम पहले ही घोषित कर चुके थे कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन पूना में दिसंबर में किया जाएगा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका पहले नाम है, तो या फिर इंडियन नेशनल यूनियन, मूल इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन है। इंडियन नेशनल यूनियन का कॉन्फ्रेंस पूना में आयोजित होगा, ऐसा पहले कहा गया था, लेकिन वहाँ हैजा फैल जाने के कारण बम्बई में ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन हुआ। तो यहाँ जो है आपकी क्या कहा जा रहा है, 72 प्रतिनिधि कहाँ से सर्वाधिक थे। तो कांग्रेस में ये बात है कि जहाँ अधिवेशन है, कांग्रेस का अधिवेशन अलग अलग प्रांतों में होते थे और उसी अधिवेशन में तय हो जाता था कि अगला अधिवेशन कहाँ होगा। तो जहाँ अधिवेशन होता था वहाँ की संख्या अमूमन अधिक रहती थी। तो यहाँ भी बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मेलन हो रहा है, तो यहाँ संख्या अधिक है, 21 है। कलकत्ता से 3, पंजाब से 3 है, ठीक। और आपका संयुक्त प्रांत अवध से 7 प्रतिनिधि थे, ठीक। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। असत्य कथन में कहा जा रहा है, कथनों में कहा जा रहा है कि ह्यूम 1883-84 में अंतरंग मंडल और हमारी पार्टी जैसे संगठन की बात करने लगे थे। ह्यूम 1883-84 में अंतरंग मंडल और हमारी पार्टी, अलग अलग से पूछा जाता है कि अंतरंग मंडल का गठन किसने किया था या हमारी पार्टी किससे थी, तो आप ह्यूम को कहेंगे, तो ठीक, ये कथन सही है। ह्यूम, अंतरंग मंडल और हमारी पार्टी, ये दोनों संगठन ह्यूम से संबंधित हैं। 1885 में ह्यूम ने सबसे पहले ब्रिटेन में अपने को इंडियन नेशनल यूनियन का प्रतिनिधि बताया था। 1885 में ब्रिटेन में चुनाव हो रहा था, आपने देखा भी था कल कि लाल मोहन घोष उम्मीदवार थे। डिग्बी भी बम्बई प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को पत्र लेकर अपने समर्थन का आग्रह किए थे। तो 1885 चुनाव में भारतीय बड़े सक्रिय थे। तो ह्यूम भी उसी समय ब्रिटेन गए थे। यहाँ इनसे डफरिन से मिलने के बाद, शिमला में डफरिन से मिले थे और उसके बाद बम्बई गए, वहाँ से ब्रिटेन चले गए। तो वहाँ वो अपने को बताते कि हाँ, अपने को बताते इंडियन नेशनल यूनियन का प्रतिनिधि बताते। अभी तक भारत में इसकी चर्चा नहीं हो रही थी। इंडियन नेशनल यूनियन की चर्चा भारत में अभी नहीं हो रही है, ब्रिटेन में वो पहली बार इसकी बात करते हैं। तो ये भी सही है। इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन पहले पूना में होना था, वहाँ हैजा फैलने के कारण बम्बई में हुआ, ये आपने देखा ही, सही है। इंडियन नेशनल यूनियन का नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी के सुझाव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। यह कथन गलत है। किसके सुझाव पर रखा गया था? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। कांग्रेस कहाँ से शब्द आया है? अमेरिकी क्रांति का शब्द है। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, ठीक। चूंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 1883 में उन्होंने किया था, 1885 में वो दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो 1885 में जब वो दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसकी तिथि उन्होंने निर्धारित की थी 25 से 27 दिसंबर, और इस कॉन्फ्रेंस की भी तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई थी। लेकिन ह्यूम ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दूसरे कॉन्फ्रेंस न करने देने के लिए उन्हें राजी करने का प्रयास किया और वो मान गए। दूसरा है, सॉरी, वो माने नहीं। 85 में दोनों आयोजित हो रहे हैं
दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है और यहाँ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आयोजित हो रहा है। दोनों 1885 में ही हैं। दोनों की डेट जो है 25 दिसंबर ही निर्धारित है। दूसरे जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिसका आयोजन कर रहे हैं, उसकी डेट पहले से निर्धारित है। इसकी डेट बाद में निर्धारित होती है और हम उनसे उमेश चंद्र बनर्जी के माध्यम से सुरेंद्रनाथ बनर्जी से कहलवाते हैं कि आप इसे स्थगित कर दीजिए। लेकिन अब स्थगित करने का सवाल नहीं था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं माने। तब कांग्रेस की डेट जो है वो हटानी पड़ी। कांग्रेस की डेट कब हो गई? 28 से 31 दिसंबर को यह आयोजित हुआ और यह 25 से 27 दिसंबर के बीच आयोजित हुआ। तो इसी कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस पहले कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। ठीक, आपसे एक अलग से प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं था? तो मुख्य नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, क्योंकि वो वहाँ प्रथम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे थे। प्रथम तो 83 में वो कर ही दिए थे। तो यहाँ आपने ये देखा कि डी इसका ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन किसी का था? संदेश जी का बिल्कुल सही। 17 हो गया। 18 किसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखा था? बिखरे हुए व्यक्ति, बुद्धिमान तथा कितने ही अच्छे आशय वाले क्यों न हो, अकेले तो शक्तिहीन ही होते हैं, आवश्यकता है संगठन की। आगे वो लिखते हैं पत्र में, आवश्यकता है संगठन की। ठीक, तो यह पत्र किसने लिखा था कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को? बिखरे हुए व्यक्ति, बुद्धिमान तथा कितने ही अच्छे आशय वाले क्यों न हो, अकेले तो शक्तिहीन ही होते हैं, यानी संगठन की आवश्यकता है। संगठन ही व्यक्ति को शक्तिशाली बना सकता है। 18 सी ह्यूम, बिल्कुल सही आंसर। ह्यूम ने यह पत्र 83 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को लिखा था। ठीक, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में कितने प्रस्ताव पारित किया था? उन्नीस। कांग्रेस ने जो अपना उद्देश्य बताया था, कांग्रेस का जो उद्देश्य है कि वह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे, सभी धर्म के लोगों को साथ जोड़े और जो लोग देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सबको एक मंच प्रदान करना। ठीक, तो ये 19 का सी, 19 का सी नहीं बल्कि 19 का बी 9 प्रस्ताव पारित हुए थे, जिसमें से पहला प्रस्ताव था एक रॉयल कमीशन गठित करने का। पहला प्रस्ताव, पहले दिन जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण था रॉयल कमीशन। भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक ब्रिटिश संसद का रॉयल कमीशन गठित हो जिसमें भारतीय सदस्य भी हों। तो एक रॉयल कमीशन गठित करने का पहला प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद इंडिया काउंसिल जो थी, भारत सचिव और उसकी परिषद जो थी, उसको समाप्त करने की बात थी। भारत में प्रतिनिधि सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई स्थापित करने की बात कही गई थी। साथ में यहाँ जो सैन्य खर्च था उसमें कटौती की बात कही गई थी। आयात शुल्क, विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाने की बात कही गई थी। जो सिविल सर्विसेज हैं, इंडियन सिविल सर्विस, इसको जो है भारत में, लंदन के साथ साथ भारत में भी इसकी परीक्षा कराने की बात कही गई थी। साथ में इसकी उम्र सीमा 23 वर्ष करने की बात कही गई थी। इसी के साथ बर्मा को भारत से अलग करने की बात कही गई थी।
इसमें यह भी कहा गया था, एक प्रस्ताव यह भी पारित हुआ था कि ये जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, इन सभी प्रस्तावों को जो भिन्न भिन्न प्रांतों के जो संगठन हैं वो इन्हें अपना समर्थन दें और अपने यहाँ इसको पारित करें, उसे क्रियान्वित कराने का प्रयास करें। साथ में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि अगला जो अधिवेशन होगा वो कहाँ होगा, अगला अधिवेशन कलकत्ता में होगा। ठीक, तो ये आपके प्रस्ताव पारित किए गए थे। 20 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो आप जानते ही हैं, WC बनर्जी। प्रथम सचिव कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव तो कांग्रेस के जो प्रथम सचिव हैं वो आपके ह्यूम हैं और ये 1906 तक कांग्रेस के सचिव रहे। कांग्रेस के महासचिव 1906 तक ह्यूम थे। 1912 में जब इनका निधन हुआ तो कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता घोषित किया था। ये कांग्रेस के जन्मदाता कौन है? तो हम कहेंगे कांग्रेस के जन्मदाता ह्यूम है। कांग्रेस ने 1890 कलकत्ता अधिवेशन में यह तय की, कांग्रेस ने 1890 कलकत्ता अधिवेशन में यह तय की कि 1892 का अधिवेशन इंग्लैंड में हो, परंतु यह नहीं हो सका। तब यह कहाँ आयोजित किया गया था? 1892 का अधिवेशन इंग्लैंड में कराने की बात 1890 में की गई थी और यह इंग्लैंड में नहीं आयोजित हो पाया, वहाँ चुनाव का समय था इसलिए इसे आयोजित नहीं किया जा सका। तब यह कहाँ आयोजित हुआ था 1892 वाला अधिवेशन? (1892) अधिवेशन 21 1888 से ही विरोध बढ़ने लगा था। सरकार भी अब विरोध में आ गई। मुस्लिम संगठन तो थे ही। मुस्लिम संगठनों 1888 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ? इलाहाबाद में। तो 1888 के अधिवेशन में सर सैयद अहमद खान ने यह प्रयास किया था कि यह अधिवेशन सफल ना हो पाए और जो यहाँ संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे आकलैंड, उन्होंने यह प्रयास किया था कि इलाहाबाद में कांग्रेस के सम्मेलन के लिए स्थान न उपलब्ध हो पाए, लेकिन दरभंगा महाराज ने यहाँ लोथर कैसिल नामक एक स्थान सिविल लाइन्स में खरीदकर कांग्रेस को दे दिया और यह आयोजन हुआ। और इस आयोजन में आपने देखा कि 1248 प्रतिनिधि शामिल हुए। मुस्लिम सर सैयद अहमद खान नहीं चाहते थे मुस्लिम इसमें शामिल हो, लेकिन इसमें 200 से अधिक मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए। फारसी पत्र राष्ट्रगुप्तार ने भी पारसियों को इसमें शामिल होने से मना किया था इलाहाबाद के 1888 अधिवेशन में शामिल होने से, लेकिन फिर भी 7 पारसी प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार विरोध बढ़ता जा रहा था और इसी विरोध के साथ अब सरकार का भी विरोध शुरू हो गया। ह्यूम ने सरकारी कर्मचारियों को मना कर दिया कि कोई भी कांग्रेस के लिए चंदा न इकट्ठा करे, कोई राजनीतिक संगठन के लिए चंदा न इकट्ठा करे। कांग्रेस के जो नेता हैं वो थोड़ा सा डर भी गए। बदरुद्दीन तैयब जी यह सोचने लगे कि अगले 5 वर्ष तक कांग्रेस के अधिवेशन स्थगित कर दिए जाएं। तो इन्हीं परिस्थितियों में एक निर्णय ये लिया गया था 1890 में कि इंग्लैंड में आयोजन हो। 21 का ए है तो इसका आयोजन इलाहाबाद में हुआ। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक, सर्वप्रथम कब लाला लाजपत राय कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे? कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम कब लाला लाजपत राय भाग लिए थे? तो लाला लाजपत राय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो भाग लेते हैं
वो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बार कोई यूरोपियन, यार्जुल कलकत्ता के व्यापारी हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक। और इसी अधिवेशन में, इलाहाबाद के इसी अधिवेशन में सितारे हिंद ने क्या किया था? कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे और कांग्रेस के मंच से ही कांग्रेस की उन्होंने बुराई की थी। शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है, कांग्रेस ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी, प्रांतीय अस्थाई समितियां, प्रांतीय अस्थाई समितियों का गठन कब से कर रही है? कमेटी का गठन सर्वप्रथम किस अधिवेशन में किया था? तो यह जो स्टैंडिंग कमेटी की बात है, यह सबसे पहले आपका कलकत्ता अधिवेशन 1886, और ये जो मद्रास अधिवेशन है, यहाँ सब्जेक्ट कमेटी बनने लगी, विषय निर्धारणी समिति, और यहाँ आपके स्टैंडिंग कमेटी कलकत्ता 86 अधिवेशन और 87 से सब्जेक्ट कमेटी की बात की जाने लगी। ठीक। तो विषयों का निर्धारण यही करती थी। कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का गठन कब हुआ था? अब कांग्रेस ने 1990 में तो कहा था कि सभी जो प्रांतीय समितियां हैं उनसे राय मशवरा कर लिया जाए कि 92 वाला अधिवेशन ब्रिटेन में आयोजित किया जाए, लेकिन उस पर इस तरह की परिस्थितियां नहीं बन पाई, वो नहीं आयोजित हुआ। उसके पहले ही 1889 में कांग्रेस ने यह तय किया था, कांग्रेस ने एक ब्रिटिश कमेटी का गठन किया था ब्रिटेन, लंदन में। तो लंदन में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का गठन 89 में कर दिया गया, 89 अधिवेशन के पहले ही कर दिया गया था। 89 अधिवेशन में उसके सदस्यों को निर्धारित किया गया कि कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे। ठीक। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसकी बात अभी हुई। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कब कांग्रेस के मन से ही कांग्रेस की आलोचना की थी? तो ये 1888 इलाहाबाद अधिवेशन है। इलाहाबाद अधिवेशन में ही इन्होंने ऐसा कुकृत्य किया था, बड़ी फजीहत हुई थी इनकी बाद में। किसने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि शिक्षित भारतीयों को अपनी ओर खींचने की बजाय विद्रोही मत बनाओ? किसने कहा था शिक्षित भारतीयों को अपनी ओर खींचने की बजाय विद्रोही मत बनाओ? ब्रिटिश सरकार से। तो ब्रिटिश सरकार से यह बात दादा भाई नौरोजी ने कही थी 1886 अधिवेशन की जब अध्यक्षता कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने यह बात कही थी। ठीक। तो ये कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे। विषय क्रम को हम लोग आगे कंटिन्यू रखें। ठीक। धन्यवाद।